मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे, गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से। मित्रों, मैं आज एक विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। देखिए, मैं आज एक खास चर्चा जो कि वर्तमान समय के हिसाब से है, मैं देख रहा हूँ। मैं कोई देखिए राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा कोई किसी पार्टी से एसोसिएशन नहीं है। हाँ, मेरे फादर हुआ करते थे एक ज़माने में नेहरू जी के साथ और लाल बहादुर शास्त्री के साथ और पंडित गोविंद बल्लभ के साथ। 1939 में उधर इलाहाबाद में थे वो, और नैनी जेल में भी रहे थे। वो पुराने कांग्रेसी थे। वो भी उनको 1957 के इलेक्शन में उनको टिकट काट के विद्यावती राठौड़ थी, उनको टिकट दे दिया गया था एटा सर्किट लाइन पर वहाँ पर। तो 57 में तब से वो फिर उनका थोड़ा सा कांग्रेस से झुकाव हट गया था। धीमे धीमे पुराने कांग्रेसी हटते गए। और देखिए, मैं न किसी कांग्रेस की बुराई करूँगा न किसी की तारीफ करूँगा। मैं जो मुझे सच लगता है, जो ज्योतिष के हिसाब से लगता है, वो मैं चर्चा कर रहा हूँ। वर्तमान टाइम में देखिए, अभी कुछ दिनों पहले बेंगलोर में 26 राजनीतिक दल मिले, एक दूसरे के साथ आए, नाम रखा इंडिया। हैरानी की बात है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। कोई पार्टियां मिलके क्या किसी कंट्री के ऊपर नाम रख सकती हैं? भाई, अगर वो हारेंगी तो इंडिया हार जाएगा, इसका मतलब ये तो लीगली गलत है। इंडिया नाम तो वैसे नहीं रख सकते थे। और फिर देखिए, अभी जो है 26 पार्टियां थी। मैं ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूँ, जो इनका जन्म हुआ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये अभी नवंबर तक 13 पार्टियां रह जाएंगी, उसके बाद और कम रह जाएंगी। और देखिए, जो जो कांग्रेस में अभी शामिल हुआ है ना, वो अपना पत्ता साफ कर लेगा। यानी जो पार्टियां थीं प्रादेशिक, क्षेत्रीय, जो क्षेत्र में अपने में कुछ काम कर सकती थी, क्यों? किसी जाति विशेष का सपोर्ट होने के कारण, वो पार्टियां अपने को उन्होंने विलय कर लिया। पहले भी देखिए, सपा 2 बार कांग्रेस के साथ फिर बसपा के साथ शामिल हो चुकी है, वो अपना आधार भी खो बैठी हो। यही जो है, कांग्रेस में जो जो विलय करेगा, यानी जो जो सपोर्ट करेगा, वो अपना अस्तित्व खो बैठेगा। इवन आम आदमी पार्टी ने बहुत भयंकर भूल की है, जो कांग्रेस के कितना खिलाफ करती थी। और जो कांग्रेस के आप देखिए, और तो और देखिए, आप जो इंक्वायरी चल रही थी उनकी फाइल भी पानी में बहा दी सब। क्या आश्चर्य की बात है। यानी ये जो 26 पार्टियां हैं, सब देख रहे हैं इनमें कौन है। वो लोग हैं जो कि परिवारवादी हैं। परिवारवादी का मतलब क्या है? वो पार्टी जो उस परिवार से ही चलती है। आप कहते हैं भाई और पार्टियां भी परिवारवादी नहीं। परिवारवादी पार्टी वो होती है जिसका प्रेसिडेंट, जिसका अध्यक्ष हमेशा उसी परिवार का रहे, दूसरा आदमी घुस ही नहीं सकता। अब कांग्रेस में खड़गे जी आए, वो मजबूरी में आए, लेकिन वो ऐसी पार्टी है भाई जिसका कि युवराज सर्वे सर्वा है। युवराज कुछ न होते हुए भी प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के हाथ से कैबिनेट का पास किया हुआ काज फाड़ के फेंक देता है, और प्रधानमंत्री खिलौने की तरह खड़े रहते हैं। कैसा आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, जो एक स्वचालित जैसे खिलौना होता है ना, जहाँ बटन दबाया चल गया, बटन दबाया रुक गया, प्रधानमंत्री का अस्तित्व क्या रहा? ऐसी पार्टी जो कि, और देखिए मतलब ये तो अजीब सी बात है। वो पार्टी में आप कुछ भी नहीं है, फिर भी आप प्रधानमंत्री के ऊपर राज करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको ज्योतिष के हिसाब से। ये सब पार्टियां अपना अस्तित्व विलीन करने वाली हैं। इनका कोई भविष्य नहीं है। क्यों? इनका अपोजिशन क्या है? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। इनका कोई कार्यक्रम नहीं है कि जनता के लिए कुछ करो, जनता के लिए ये लाओ, अपनी नीतियाँ बताएं। जैसे मोदी ने जो या बीजेपी ने जो बताया था, उस पर काफ़ी कुछ किया। इनकी नीतियाँ क्या हैं? जनता इनको साथ क्यों जाए, मैं इनको क्यों सपोर्ट करूं?
इनके साथ ज़्यादातर तो लोग सब भ्रष्ट आचरणों में फंसे हुए हैं। ज़्यादातर लोगों के पास देखिए, इनका जवानी का टाइम देखिए, जब थे क्या करते थे, और अरबपति करोड़पति कहाँ से बन गए यार। हम न बन जाए ऐसे कैसे? क्या काम किया उन्होंने, कहाँ से सोना की खान ले आए कि सब लोग अरबपति खरबपति हो गए। ऐसा क्या कारण है कि हर राजनीति नेता करोड़पति अरबपति बन जाता है? समझ में नहीं आता। जनता को दिखता नहीं है क्या कि ये इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, और अपने पैसे को बचाने के लिए ही ये सब मिल रहे हैं। और एक ऐसे आदमी का सपोर्ट करने से पब्लिक को कह रहे हैं नहीं, जो आदमी मैं बता रहा हूँ इस समय ईश्वर की देन है, ऐसा व्यक्ति दोबारा भारत में नहीं आएगा। ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, और वैसे मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ। ये प्रकृति की देन है आपको भारतवासियों, जिसका अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं है। आप उसको कहते हैं वो 10-10 लाख के सूट पहनता है। अरे यार, वो लंदन में किसी ने उसको प्रेजेंट किया तो क्या सूट फेंक दे? वो उसने 1-2 बार पहना और उसके बाद फिर नीलाम कर दिया, और नीलाम करके जो पैसा आया वो डिपॉजिट कर दिया सरकार के खजाने में। वो उसके पास अपना 10 लाख का सूट कहाँ से आया था, कैसे बना लेगा यार? वो तो किसी ने गिफ्ट दिया उसको, लंदन में गिफ्ट दिया उसने, उसको 1-2 बार पहना, उसके बाद नीलाम कर दिया। तो आप लोगों में से किसी ने ले लिया। उसके पास 10 लाख का सूट कहाँ? उसका अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं है, उसके बीवी न बच्चे, अब माँ बाप कुछ नहीं, अकेला। जो कहता भी है कि मैं जिस दिन चाहूँगा अपना झोला उठा के चल दूँगा, उसका क्या? उसने एज ए मुख्यमंत्री गुजरात में जो पैसा कमाया अपनी तनख्वाह से, जो बचता गया अपने खाने पीने के अलावा, वो सारा पैसा बाद में कैबिनेट के सेक्रेटरीट में उनके बच्चों को सबको बांट दिया। सेंट्रल में दिल्ली आते आते वो सारा पैसा वहाँ का वहीं बांट दिया। उसे करना क्या है? वो देश पहले है उसके लिए, और देश की साख दुनिया में कहाँ से कहाँ तक जो जा रही है, वो ये प्रकृति का दिया हुआ इंसान है, जो कि ईश्वर ने आपको दिया है। मैं तो इसके ग्रह देखकर कह रहा हूँ, ये वो तो जो आदमी इतना गरीब रहा हो, जिसने बचपन कैसा, मैंने भी बहुत गरीब बचपन देखा, मैं जानता हूँ गरीब क्या होता है। और जो युवराज सोने की चम्मच मुँह में लेके पैदा हुए, अरबपति खरबपति, उनको क्या पता गरीब की हालत क्या होती है? उनको क्या पता गरीब के घर में कभी कभी रात को खाना भी नहीं बनता, भूखा सोना पड़ता है। मैं सोया हूँ बचपन में, मैं जानता हूँ। तो ऐसा गरीब इंसान इतने उच्च पद पर प्रकृति ने बैठा दिया। कैसे बैठा दिया? आप लोगों के सपोर्ट से। लेकिन प्रकृति ने बैठाया ना, प्रकृति उसको ढूंढ के लाई, और वो इंसान कुछ देश के लिए करके जाएगा, राष्ट्र के लिए कुछ करके जाएगा। उसके रोम रोम में राष्ट्र भरा हुआ है, रोम रोम में हिंदुस्तान भरा हुआ है। आप जरा उसको पहचानिए। उसके मैं ज्योतिष के पहले ही बता चुका हूँ मैं। देखिए, उसको जब तक वो जिंदा है उसको हराने वाला कोई पैदा नहीं, उसके ग्रह बता रहे हैं। और उसको टक्कर देने वाले 2-3 लोग हैं जो इस समय नहीं हैं। उन्होंने अपने को गर्त में मिला लिया। देखिए, उनके सामने कुछ नक्षत्र जो हैं, कुछ ग्रह हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, 3 लोगों के ग्रह हैं जो कि मोदी से थोड़ा 19 रह सकते हैं, 19-20, मतलब आसपास ही है, ज़्यादा न खराब है न। इन लोगों में सामर्थ्य है, इन लोगों में क्षमता है, इन लोगों के गुण हैं। आगे आने वाले टक्कर में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये 3 लोग एक दूसरे को आपस में काट सकते हैं, और कभी न कभी इनका अच्छा समय आ सकता है, आगे आने वाला टाइम में है। पर ये लोग भी अगर ऐसी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने लगेंगे जिसका कोई अब सिद्धांत ही नहीं रहा, जिसका सिद्धांत क्या है कि अपने को, बस अपने बच्चों को बचाना, कैसे ही इनको पावर में लाना। भाई, क्या ज़रूरी है कि चूहे के बच्चे चूहे ही बनेंगे ना? ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री का बच्चा प्रधानमंत्री बने जो उसमें बुद्धि अक्ल बिल्कुल नाम की न हो? ये मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, कितने चैनल्स अचानक एकदम तारीफ करने लगे, एकदम पता नहीं कितना कितना, इनके पास अरबों खरबों पैसा है, कितना कितना पैसा बांटा गया है, उस पैसे के हिसाब से कितने चैनल्स एकदम अचानक से तारीफ करने लगे।
एकदम भविष्य बताने लगे कि साहब ये तो आसमान पर जाएंगे। तो मित्रों, ये मैं बता रहा हूँ ग्रह कि अगला इलेक्शन से पहले पहले इन 26 राजनीतिक पार्टियों में जो अपने स्वार्थ से पास आई है कि मोदी हटाओ, क्यों मोदी उनको सांस नहीं लेने दे रहा, चैन नहीं लेने दे रहा, ये सब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एनडीए जो बनी है पार्टी, हालांकि उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सरकार बनाई थी, उसमें 14 सिर का रावण कैसे काम कर सकता है? उसमें 14 पार्टियां, 15 पार्टियां का सपोर्ट थी, कोई एक्शन ले ही नहीं सकते थे आप। जो एक्शन लेना चाहते थे तो इधर की पार्टी कहती नहीं, अलाउ नहीं, कुछ इधर लेते एक्शन तो कहती नहीं, तो हर पार्टी वहाँ अपोज करने के लिए थी। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जिसमें कुछ भी नहीं कर सके वो, और अपनी सीट भी नहीं बचा सके, दोबारा वो आ भी नहीं सके। तो अब ये बीजेपी इस समय एक ऐसी पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी मेजॉरिटी के साथ सरकार में है। तो अब अपना इसको कोई दबा नहीं सकता है कि भाई ये हम नहीं करने देंगे आपको, ये जो चाहेगी देश के हित के लिए वो कर सकती है। तो हमको ऐसी पार्टी चाहिए ना सपोर्ट जो देश के लिए कुछ कर सके। ये आपको 15-20 सिर का रावण चाहिए जो कि कभी इस सिर में खुजली मचे, कभी इस सिर में खुजली मचे, कभी इस सिर में खुजली मचे, और कुछ कर ही नहीं पाए सिवाय अपना पेट भरने के। अपना पेट तो सब भरते हैं, जानवर भी भरते हैं, आदमी भरते हैं। देखिए, ये आदमी एक ऐसा जानवर है, बड़ा स्वार्थी जानवर है, पर 2 पैर वाला। अपने स्वार्थ के लिए देखिए इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है आदमी, हमेशा रहा, अभी भी है। सरकारी दफ्तर में कोई काम आपका हो ही नहीं सकता बिना पैसा दिए। वो कुर्सी पे जो अफसर बैठा है, वो उसको जो सैलरी मिल रही है वो काम के लिए नहीं मिल रही। वो कहता है मैं तो इतना यहाँ बैठने के लिए मिल रही है, काम तो मैं आप पैसा दोगे तब करूँगा, जब आप अपना पैसा देंगे तब आपका काम होगा। इसलिए हर आदमी सरकारी नौकरी मांगता है, चिल्ला रहा चीख रहा, नौकरियाँ कहाँ, नौकरियाँ कहाँ। अरे भाई, सरकार कैसे इतनी नौकरियाँ क्रिएट कर सकती है? सरकार का अपना इतना धंधा, इतने डिपार्टमेंट कहाँ हैं जो इतनी नौकरियाँ दे, और सब सरकारी नौकरी चाहते हैं। क्यों? क्यों? वहाँ बैठना, काम नहीं करना है, पेंशन है। प्राइवेट बिजनेसमैन के सेठ के यहाँ काम करोगे तो पूरी तो बाल की खाल पूरा काम कराएगा आखिर तक, तब पैसा देगा। हालांकि पेमेंट अच्छा मिलेगा, सैलरी अच्छी मिलेगी, पर काम करना पड़ेगा। सरकार में काम मत करो, सरकार के सारे डिपार्टमेंट में लॉस जाओ, तुम्हारा के बाप का जा रहा है, तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, और किसी का कुछ काम करोगे तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, बिना उसके तो काम ही नहीं करते हो तुम। इसलिए सब आदमी सरकारी नौकरी चाहता है, चीखता है कि नौकरियाँ, रोजगार नहीं है, सब खाली। अरे खाली कहाँ, अगर आप बाकी में लायक हैं तो आपके लिए काम बहुत है। आप तो MBA करते ही आप तो 20 लाख का 40 लाख का पैकेज ढूंढते हैं, काम करना नहीं चाहते कि फला मेरे दोस्त को तो 20 लाख का पैकेज मिला था, मैं 25-30 लाख से कंपनी जाऊँगा। ये तो है, आजकल बच्चों के दिमाग इतने ख़राब हो गए हैं कि इंजीनियरिंग करते ही पहले तो कहाँ जहाँ नौकरी मिलती थी वो चले जाते थे। अब तो इंजीनियरिंग करने के बाद जो और एक्स्ट्रा MBA या मैनेजमेंट वगैरह कोर्स कर लेते हैं, उनकी वजह से उनके दिमाग इतने हाई हो जाते हैं कि वो छोटे मोटे नौकरी पर तो जाते ही नहीं हैं। बड़ी नौकरियाँ, अच्छा सरकारी नौकरियाँ कहाँ से आए? सरकारी नौकरियाँ कभी इतनी नहीं थी, हमेशा ऐसी रहती हैं, पर सरकारी नौकरी सब चाहते हैं। क्यों? सरकार की नौकरी में काम तो करना ही नहीं है, लॉस में जाए डिपार्टमेंट। आप देखिए USSR का क्या हुआ, USSR में कितने कंट्री थे, और सब कम्युनिस्ट में क्या है, सब कुछ सरकार का है। लोगों ने खेत काटना बंद कर दिया, खेत खड़े हुए हम नहीं काट रहे साहब, लॉस हो रहा है, हमारी मर्जी हम नहीं काट रहे। तो क्यों? गवर्नमेंट का है, कोई होता बिजनेसमैन प्राइवेट सेक्टर का, वो तो सब वसूल कर लेता तुमसे। तो सरकार का काम जहाँ है, जो सरकारी मतलब आप सेक्टर में काम हो रहा है, वहाँ सब कंट्री बर्बाद हो जाएगा, लॉस होगा। प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आदमी काम करता है। यहाँ का हिंदुस्तान का आदमी तो ऐसा ही है, डंडा पड़ता है तभी बिन भय हो न प्रीत। मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर बने, उनका नारा था मैं आदमी के दिल से भय हटा दूंगा। अरे भय हट जाएगा तो क्या हुआ, काम ही तुम्हारी सरकार टूट गई, भय के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है कि भय बिन हो न प्रीत। जब तक कोई, यहाँ हिंदुस्तान का ये पर्टिकुलरली ये 2 पैरों वाला जानवर ऐसा है, 4 पैरों वाले जानवर को तो आदमी डंडे से नचाता है, डरा के रख लेता है,
पर दो पैर वाले जानवर को कोई क्या से रोके? भय दिखा करके ही। कानून का भय या पुलिस का भय। जब तक कानून का भय, पुलिस का भय नहीं होगा, ये दो पैर वाला जानवर भी कुछ काम नहीं करने के देगा। लेकिन वो प्राइवेट सेठ जो है लाला, उसके यहाँ काम करोगे वो तो काम करा लेगा, वो तो पैसा तुम्हारा काट लेगा, वो हड़ताल नहीं होने देगा। इसीलिए अब देखिए बहुत से जगहों को जहाँ लॉस में जा रहे हैं वो इस सरकार ने प्राइवेटाइजेशन दिया है। जितनी बहुत सी रोड हाईवे बन रहे हैं वो सब प्राइवेट बन रहे हैं, वो अपना टोल टैक्स वसूल करते हैं, क्योंकि सरकार के काम ही नहीं होता। सरकार में तो खराब सड़कें बनती जो हर साल टूटती, क्योंकि फिर ठेका मिलेगा बनाने का। अब ये प्राइवेट जो बना रही हैं कंपनियां, वो तो अपना मेंटेन कर रखे हुए हैं और टोल टैक्स से पैसा कमा रही हैं। मैं 17 साल इथोपिया में रहा, मैंने वहाँ देखा, वहाँ सारी बिल्डिंग, सारी रोड सड़कें सब चाइना का बनाता है। चाइना बनाता है इसलिए बहुत अच्छी बनती हैं और चलती भी हैं। आप यहाँ हिंदुस्तान में भी सारी सड़कों को चाइना वाले या ऐसे बाहर वाले से बनवाइए। अब देखिए जेवर का एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, ज्यूरिख वाले, क्यों ज्यूरिख से कंपेयर कर रहे हैं आप? क्यों बाहर को ठेका दिया है? क्यों IGI का ठेका बाहर कंपनी को दिया हुआ है? क्यों मेंटेनेंस का? क्यों आपके लोग नहीं कर सकते मेंटेनेंस? क्या नहीं कर सकते? क्योंकि ये सब ज़्यादातर चोर हैं। निकाल कर सरकारी टोटी भी खोल ले जाएंगे, बढ़िया बढ़िया नल लगवाएंगे, या उनको भी चुरा ले जाएंगे रात में आकर के, कह देंगे पता नहीं कौन ले गया। तो अब ये प्राइवेट कंपनियां मेंटेन कर रही हैं तो चल रहा है। तो ये दो पैर वाला जानवर बड़ा स्वार्थी है, बड़ा ही जो है अपने मतलब के लिए, अपने को बचाने के लिए लगा हुआ है। और देखिए आप कहते हैं कि भाई बड़ी महंगाई, अरे यार महंगाई तो हमेशा रही। गैस का नाम बताते हो साहब, गैस 1500 की हो गई। अरे यार मैंने जब पहला से गैस का कनेक्शन लिया था, चूल्हा 100 रुपये सिक्योरिटी, गैस का सिलेंडर, रेगुलेटर, रबड़ पाइप सब 272 रुपये में आया था। तो क्या मैं रोऊं मैं कि साहब मेरे टाइम में तो 272 में तो चूल्हा और गैस और सिक्योरिटी सब हो गई थी, अब तो बड़ी गैस महंगी हो गई। ये तो टाइम के हिसाब से आबादी बढ़ती है, चीज़ की शॉर्टेज होती है, महंगाई बढ़ती है। मैं इथोपिया में रहा था, शुरू में मैंने 400 रुपये के और 350 रुपये के सिलेंडर खरीदे। अब जब मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ तो मैंने 3000 रुपये का, यानी वहाँ के बिल 3000 रुपये का सिलेंडर खरीदा। तो क्या ये तो महंगाई तो इंटरनेशनल होती है। महंगाई कैसे रुक सकती है यार? जो चीज़ शॉर्टेज हो गई, आबादी बढ़ी, अब गैस क्या सरकार पैदा कर रही है? गैस कुछ पैदा कर रही है, कुछ बाहर से आ रही है। महंगाई तो होगी। लेकिन आप रो रहे हैं बड़ी महंगाई, बड़ी महंगाई। अरे मैंने जब स्कूटर चलाया था 5 रुपये का लीटर पेट्रोल आता था, मैं रूम के साथ, अब तो पेट्रोल 100 रुपये से भी ऊपर है। टाइम के हिसाब से होगा, कितना टाइम हो गया। मैंने जब पहली नौकरी की थी मुझे 2 से 12 रुपये तनख्वाह मिली थी। अब तो जो कॉलेज में प्रोफेसर को 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो महंगाई तो होगी। मैंने अपना जब मकान बनवाना सन 1982 में, तो मेरे घर में मिस्त्री ने 16 रुपये में और 18 रुपये में काम किया, और लेबर ने 8 रुपये में काम किया। अब तो 500 रुपये से कम में कोई आदमी भी नहीं मिलता काम। तो क्या महंगाई को क्या आदमी क्या है? कहाँ से 18 रुपये का मिस्त्री और 500 रुपये का मिस्त्री, आपको तनख्वाह कितनी मिल रही है? 2 लाख। तो क्यों रोते हो क्या महंगाई? महंगाई कहाँ है भाई? महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में है। जो आबादी बढ़ेगी, देश तरक्की करेंगे, विकास होगा, महंगाई बढ़ेगी। सोना 115 रुपये तोले था मेरी शादी पर, आजकल 50,000 60,000 है। तो मैं क्या करूं? वही कहूँ कि साहब सोना 115 था, अब तो क्या करूं? मैंने 3-3.25 रुपये किलो का घी खरीदा है। अब कितना किलो है? 600 रुपये का किलो। तो महंगाई तो हमेशा बढ़ती जाती है टाइम के हिसाब से। आपकी तनख्वाह भी बढ़ती है। DNS पे देखिए रोते वो लोग हैं जो मजदूर मिस्त्री हैं, वो तो अपना पैसा बढ़ा लेते हैं। दुकानदार जो भी सामान बेच रहा है वो कंपनी से आ रहा है, हर एक पे MRP लिखा हुआ उसको बेच रहा है, उससे क्या महंगाई। बाकी लोग अपना खूब पैसा कमा, जो अपना सेल्फ है वो तो अपना पैसा बढ़ा लेते हैं। जो बीच के लोग हैं, जो कि अपने लोअर मीडियम क्लास, उनको थोड़ा परेशानी आती है, क्योंकि उनकी तनख्वाह में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
जो हाई क्लास है वो तो तनख्वाह एकदम बहुत बढ़ती है, उनका हर साल 2 बार DA बढ़ता है, वही काफ़ी बढ़ता है। 3% बेसिक का लगा लो, वही काफ़ी हो जाता है। तो ये सब महंगाई का रोना मत रोइए। आप सोचिए कि आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए कौन उन्नति करा सकता है, विश्व में कौन भारत को सबल बल प्रदान कर सकता है, भारत का ऊंचा नाम कर सकता है। क्या वो व्यक्ति जो कि अपने देश की बुराई बाहर जाके करे और आपकी सरकार को बदलने के लिए बाहर से सपोर्ट मांगे? क्या आपको लगता है ऐसा व्यक्ति भारत का कल्याण करेगा? तो मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि ज्योतिष के हिसाब से भी कोई मेरी मानता नहीं है। मैं कह रहा हूँ मोदी को हराना ही मुश्किल है, चुपचाप आंख बंद करके वोट दो। वो ऐसा शख्स नेचर ने बना के दिया है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने लिए कुछ नहीं है उसके पास। उसको क्या करना है? 18 घंटे काम करता है, एक दिन छुट्टी नहीं लेता, और अपना पैसा काहे के लिए कमाएगा वो? और देखिए, जहाँ तक अडानी अंबानी का है यार, तो ये तो अडानी अंबानी टाटा बिरला जो भी सरकारें रही हमेशा रहे, क्यों इनसे पार्टी चलती है, पार्टी को चंदा मिलता है। हर पार्टी, ये लोग हर पार्टी को चंदा देते हैं कि पता नहीं कौन सी पार्टी पावर में आ जाए तो उससे सपोर्ट लेनी पड़े। तो ये तो हर सरकार करेगी, प्राइवेट लोगों को, शेष लोगों को सपोर्ट करेगी, ऐसे नियम कानून बनाएगी जो इनसे इनको फायदा हो, क्यों इनसे पार्टी चलानी है। और हर सरकार जो है होर्डिंग वालों का कुछ नहीं करती है। हर साल बरसात में सब्जियां महंगी होती हैं, अब टमाटर महंगा, टमाटर बड़ा रुका हुआ है, कहीं रोक रखा है लोगों ने, पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती इनके ऊपर। क्यों? सरकार ने से पैसा लिया हुआ है, पैसा लिया है तभी तो सरकार की आमदनी कहाँ से होगी भाई? टैक्स लेगी आपसे या लोगों से? पार्टी कहाँ से चलेगी? पैसा लेगी। तो जितने भी होर्डर्स हैं सामान के, वो सब दाम बढ़ाते हैं अपने, महंगाई बढ़ती है, हर सरकार के टाइम में बढ़ती है, यही नहीं है, कोई भी सरकार आ जाए तो महंगाई भी बढ़ेगी और बेरोजगार भी बढ़ेगी। क्यों? आबादी बढ़ेगी, नौकरियां सरकार तो दे नहीं सकती है। प्राइवेट आप करना नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट में आपको काम करना पड़ेगा, डंडा पड़ेगा, ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ, मैं बाहर रहा, जो यहाँ पर प्रोफेसर अपना टाइम से आता है, घंटा पढ़ाया चला गया, वहाँ सुबह ही 8 बजे पहुँच के तैयार खड़ा मिलता है। बाहर सब काम करते हैं, डर था उसको कि निकाल दिया जाएगा। यहाँ कौन निकाल देगा उसको? कुछ एक्शन होगा तो सारी भीड़ लग जाएगी, सारे भीड़ लगा के स्ट्राइक कर देंगे। तो सरकारी कर्मचारी तो स्ट्राइक करके सरकार को दबा लेंगे फौरन। और ये डेमोक्रेसी के नाम पर, ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खराबी है। आप देखिए ना पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, राज्यसभा में, लोकसभा में, जो पढ़े लिखे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने अधिकार के उस पर चीख चिल्ला रहे हैं जैसे सब भिंडी बाजार में चिल्लाते हैं। प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देते, कोई बोल ही नहीं सकता, हल्ला मचा रहे हैं बिना बात को। ये पढ़े लिखे जिनको आप चुन के वोट दे के भेजते हैं, ये इस लायक हैं कि वाकई में के जाकर के पार्लियामेंट में बैठ सकें? ये कैसे पढ़े लिखे नेता हैं? देख के हंसी आती है। इससे तो डेमोक्रेसी बेकार बिल्कुल। अगर डेमोक्रेसी में ये राइट है कि साहब हम सरकार को काम ही नहीं करने दें, तो क्या काहे बात की फिर डेमोक्रेसी? यूजलेस। और आप चिल्लाते हैं कि मोदी ने कहा था कि साहब 15 लाख हर एक को देंगे। अरे 15 लाख क्या तुम्हारे पिताजी दे गए थे? कहाँ से 15 लाख? काय का 15 लाख? कब कहा था 15 लाख देंगे? ये कहा था कि इतना ब्लैक मनी है कि अगर ये बाहर से वापस आ जाए तो हर घर व्यक्ति को, हर आदमी को 15-15 लाख मिल जाएगा। बाबा रामदेव ने कहा था, बाबा रामदेव को पकड़ो, तो उन्होंने कहा था 35 रुपये लीटर तेल बिकवाऊंगा, पेट्रोल बिक ही नहीं सकता। ये कोरी गपबाजी है भाई। सारे टैक्स हटा दोगे तो बिक जाएगा। आप GST खत्म कर दीजिए, टैक्स खत्म कर दीजिए, तो सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। पर सरकार कहाँ से चलेगी? फिर सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा भाई? सरकार की तनख्वाहें कहाँ से जाएंगी? तो रेलवे तो आप लॉस में चलाते हैं, फ़ायदा कहाँ से? कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो फ़ायदा दे रहा हो? तो वो टैक्स से चलती है सरकार। और टैक्स भी अगर आप नहीं देंगे, अब GST बहुत बढ़िया रिकॉर्ड चल रहा है, GST को आप पे कर रहे हैं आराम से। तो भाई 15 लाख देने का वायदा किया था, तो देते तो तब जब ब्लैक मनी आता, और ब्लैक मनी आ ही नहीं सकता। क्यों? जेटली ने भी पता लगा लिया, उसके पहले कांग्रेस ने भी पता लगा लिया कि जितना ब्लैक मनी स्विस बैंकों में है उसमें हर पार्टी के आदमी हैं, खाली कांग्रेस के या उसके नहीं है। हर पार्टी के बड़े बड़े नेता ने जो पैसा कमाया है वो सब ब्लैक मनी बाहर रखा हुआ है। कितने सेठों का, बिजनेसमैन का पैसा बाहर रखा हुआ है।
तो वो वापस कैसे आएगा? बहाना ये है कि स्विस बैंक वाले बताते नहीं है, नाम नहीं बताते, नंबर नहीं बताते, लेकिन एक्चुअली हर पार्टी के बड़े बड़े व्यक्तियों ने पैसा जो कमा रखा है नंबर 2 का, वो सब बाहरी स्टोर है। करोड़ों अरबों खरबों का माल हर पार्टी के सपोर्टेड बिजनेसमैन का पैसा बाहर है। वो ब्लैक मनी कभी नहीं आ सकता। कोई भी सरकार, इवन भगवान भी प्रधानमंत्री बन के बैठ जाए तब भी वो पैसा वापस नहीं आएगा। क्यों? भगवान के जो भक्त होंगे और परम भक्त, उनका पैसा वहाँ पर रखा होगा, तो भगवान अपने भक्तों को कैसे सताएगा, कैसे पैसा वापस आएगा? तो ना ब्लैक मनी वापस आएगा, ना 15 लाख मिलेगा आपको। ये तो एग्जाम्पल दी थी कि इतना ब्लैक मनी बाहर है कि सारा का सारा पैसा आ जाए, तो इतनी आबादी हिंदुस्तान की, हर एक को 15-15 लाख बांटा जाए, तब भी वो पैसा बचेगा। तो मित्रों, मैं ये जो बात कर रहा हूँ आज वो थोड़े बड़े दुखी मन से, क्यों मैंने देखा यार मणिपुर में कितना अप्रैल मई में कांड हुए, सब शांत पड़ा था, अचानक से ही बौखला गए सब लोग। अचानक से क्या हो गया भाई? मोदी ने, अब यार प्रदेश की सरकार काहे के लिए है, प्रदेश की पुलिस काहे के लिए है? वो लॉ ऑर्डर क्या मोदी है पूरे हिंदुस्तान का कंट्रोल करेगा? वो सरकार ने छोड़ देना, फिर प्रदेश की सरकार किसके लिए है? तो प्रदेश की सरकार को चाहिए वहाँ एक्शन ले, वहाँ का मुख्यमंत्री है, वहाँ गवर्नर है, पुलिस फोर्स है, और पुलिस फोर्स से नहीं काम होता तो मिलिट्री को कॉल करे। अब सेंट्रल सरकार कंट्रोल करेगी तो प्रदेश वाले कहेंगे साहब ये हमको इंटरफियर कर रहे हैं। अब ये तो मान ली बीजेपी की सरकार थी, पर सरकार होती किसी दूसरी पार्टी की तो वो तो लड़ते कि हमारे काम में दखल क्यों दे रहे हैं। तो ये जो है प्रोविंशियल सरकार का काम है, जहाँ भी जिस प्रदेश में हंगामा हो रहा है वो सरकार देखे, वहाँ का कानून देखे, लॉ एंड ऑर्डर देखे, पुलिस देखे, मुख्यमंत्री देखे, होम मिनिस्टर देखे, और वो कंट्रोल करे उसको। और नहीं कंट्रोल हो रहा है तो रिपोर्ट भेजे सेंटर पर, तब फिर सेंट्रल कंट्रोल करेगा। पर बाबा मोदी इसमें से कहाँ से इन्वॉल्व हो गया? सब मोदी को क्यों खाए जा रहे हो? मोदी मोदी मोदी, मोदी ने क्या कर दिया? मोदी को क्या राइट है कि प्रदेश में, हर प्रदेश में अपना दखल दे? दिल्ली की सरकार बैठी है, केजरीवाल फिर चढ़ जाएगा था मोदी इंटरफियर कर रहा है। तो भाई ये देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, अपोजिशन फॉर अपोजिशन ओनली इज नॉट गुड। अपोजिशन विद certain you explain what you want, what you will do। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी सरकार होती है राष्ट्र के हित में 370 नहीं हटा सकती थी, आज तक नहीं हटा। कोई भी सरकार होती है राम मंदिर नहीं बनता, कोई भी सरकार होती है मुस्लिम जो लॉ है अपना तलाक उसको हटा ही नहीं सकती थी। जो बुराइयां लगती हैं, अगर एक शख्स कुछ अच्छाइयों को देख रहा है, समाज के प्रति जो अच्छाइयाँ आ रही हैं उसको सपोर्ट के बजाय आप बिना बात को क्या मेरा काम क्या है, अपोजिशन, मैं तो अपोजिशन में हूँ, कोई अच्छा काम करो बुरा करो मैं तो अपोज ही करूँगा, मैं तो चीखूँगा चिल्लाऊँगा मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय। और ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप क्या समझते हैं भारत कोई कागज का किताब है जो फाड़ को टुकड़े कर दोगे? क्या बेवकूफ़ लोग हैं क्या? भारत के ऐसे टुकड़े कर देंगे क्या? भारत की मिलिट्री, भारत की पुलिस, भारत का प्रधानमंत्री काय के लिए मोम की गुड़िया बना रखा है क्या? ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं जो अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अचानक से ही इतने सारे चैनल के एंकर्स क्रियाशील हो गए, फौरन कितनों को पैसा दिया गया है जो सब मोदी के खिलाफ गाने लगे एकदम। ये सब पेड सर्वेंट हैं, सब पेड सर्वेंट हैं, सबको लाखों रुपए मिल रहा है कि चिल्लाओ रोज गाना गाओ हाय मोदी हाय मोदी हाय। अरे भाई मोदी ने कौन सा पाप कर दिया, कौन सा अपना खजाना भर लिया, कौन सा बुरा काम कर दिया यार? कहाँ से ऐसा तो बताओ मोदी ने ये बुरा काम कर दिया? मोदी के सामने मैं फिर कह रहा हूँ उसकी ग्रह इतने प्रबल है, उसको ईश्वर की शक्ति इतनी मिली हुई है कि कुछ भी कर लो वो क्लियर मेजॉरिटी से आएगा। एनडीए तो अपने लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए बनाया ग्रुप, लेकिन बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी आनी ही है। क्यों? ये क्या बुरा कर रहे हैं यार?
किसका बुरा कर रहे हैं? किसी का नाम लेकर बुरा किया, किसी क्रिश्चियन का बुरा किया, किसी मुस्लिम का बुरा किया, किसी हिंदू का बुरा किया, किसी सिख का बुरा किया, किसी जैन का बुरा, किसका बुरा किया? और जो गरीब के लिए अच्छा किया, कि आपको अच्छा लगता है कि गांव में महिलाएं, जैसे आपने फिल्म देखी वो लोटा पार्टी वाली, जो शाम तक शौच के लिए जाने के लिए रात तक इंतजार करती हैं, अंधेरा हो जाए तब गांव में महिलाएं। मैं भी गांव में रहा हूँ, खूब गया हूँ बचपन में, मैंने देखा हालचाल। छतों पे या तो अरहर की लकड़ी लगा के बना लेते थे, वरना दिन भर इंतजार करते रहो। पेट में दर्द हो रहा है, आप बैठे हुए हैं, दर्द मार के बैठे हुए हैं, जा ही नहीं सकते कि वहाँ जगह ही नहीं है, शौचालय नहीं है। अब ये गरीब आदमी ने सोचा ये बहुत बड़ी पूरे हिंदुस्तान की, क्योंकि 75% गाँव में आबादी है, अभी भी गांव बहुत हैं अभी भी, तो उस आबादी को कुछ शांति सुख प्रदान करने के लिए महिलाओं को पर्टिकुलरली अगर ये किया उसने, इसमें क्या बुरी बात है यार? कोई और पार्टी ने सोचा इसको कि ये लोग हंसते हैं, अरे उसके शौचालय बन पा रहे, अरे कमाल है यार। ये तो जो है मुख्य समस्या है गांव की, देहात की। शुद्ध पानी, नल में पानी, शौचालय, और धुएं से लकड़ी की, अरहर की लकड़ी और लकड़ी कंडों से आँख जो फूटती थी, बहुत जल्दी आँखें बेकार हो जाती थी। अगर वो गैस, भाई एक बार तो हम दे सकते हैं हर एक को, लेकिन अब आप अपना कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप गैस लीजिए। और महंगी तो भाई मेरे घर में तो बनती नहीं जो चीज़, मैं कहाँ से लाऊं? और मैं सब सस्ती कर दूं, टैक्स खत्म कर दूं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार कटोरे लेके घूमेगी पाकिस्तान की तरह, मांगती हुई बाहर बड़े कंट्री से, भाई पैसा दो पैसा दो। तो ये मित्रों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सोचें हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हम क्यों चीख रहे हैं इस ऐसे शख्स के खिलाफ जिसका अपना निहित स्वार्थ कुछ भी नहीं है, और जो ऐसी पार्टी जो कि हमेशा अपना प्रेसिडेंट बदलती है। कोई प्रेसिडेंट अपना एक खास जाति का, एक खास समुदाय का, एक खास परिवार का नहीं होता है। वो पार्टी परिवारवादी कहलाती है जिसका मुखिया, जिसका प्रेसिडेंट हमेशा उसी परिवार का आदमी रहता है। चली आ रही है, कोई आप देख लीजिए, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब पार्टियों में देख लीजिए अब क्या हाल चाल है। मैं बनूंगा, मेरा बेटा बनेगा, मेरा घर का भतीजा बनेगा। बीजेपी के लोगों के परिवार के लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, अपनी काबिलियत से जीत के आ सकते हैं, वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद हुआ कि पार्टी का मुखिया अपने परिवार का ही रहेगा, यानी पार्टी मेरी पार्टी है, वो मेरे मंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, आपके बेटे बन जाए, वो अलग बात है, लेकिन पार्टी मेरे कंट्रोल में रहे, वो पार्टी कहलाती है परिवारवादी। तो ये ऐसी पार्टी जिसमें कि परिवारवाद नहीं है, हर बार प्रेसिडेंट नया आता है। और देखिए, कोई जो जूनियर प्रेसिडेंट बनता है उसके अंडर जो सीनियर लोग पहले प्रेसिडेंट रह चुके, वो भी बखूबी काम करते हैं, चाहे वो यंग प्रेसिडेंट जूनियर प्रेसिडेंट को ना हो। जैसे कि क्रिकेट की टीम में देखिए एक्स कैप्टन कई हो सकते हैं और नया कैप्टन जूनियर बन जाए, लेकिन सारे के सारे प्लेयर उसके अंडर में खेलते हैं। कोई उनको उसमें ये नहीं है कि साहब ये तो कल का लड़का जूनियर कैप्टन बन गया, मैं इसके अंडर में कैसे खेलूँगा। खेल भावना तो वही है कि सीनियर जो आदमी कैप्टन रह चुका है, वो रिटायर हो गया कैप्टनशिप से, लेकिन खिलाड़ी है मैच में, तो वो अपने कप्तान की बात मानेगा, चाहे जूनियर आदमी आए। तो यही पार्टी में है कि पार्टी का प्रेसिडेंट कोई यंग कोई जूनियर आदमी आ जाए, लेकिन सीनियर लोग सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन सम्मान की वजह से। अब आप एग्जाम्पल देते हैं कि अडवाणी को, जोशी को क्या कर दिया। अरे अडवाणी जोशी बहुत घर के बड़े मुखिया हो गए, बड़े उम्र के हो गए, वो सलाह देने वाले हो गए, और वो उनका इतना सम्मान है कि अब मैं जैसे प्रधानमंत्री अपने अंडर में कैसे, भाई प्रधानमंत्री के अंडर में ही रहेंगे, काम करेंगे, अगर वो मंत्री बनेंगे या जो भी बनेंगे, तो उनके अंडर में वो कैसे आदमी अपने अंडर में उनको काम करा लेगा। जो उनके माननीय सम्मानीय जिनके आदमी पैर छूता हो, जिनके सामने वो यंग लड़का रहा हो, उनको अपने अंडर में कैसे रख लेगा। वो तो सम्मान पूर्वक केवल सलाहकार मंडल कह सकते हैं आप, उसमें सलाह दे सकते हैं, घर का बड़ा मुखिया सलाहकार में। लेकिन आप सोचिएगा, उसके कामों को देखिएगा, उसके नक्षत्र, उसके ग्रहों को देखिएगा, किसी पंडित से पूछिए, सारी जन्मपत्रियों को मिला लीजिएगा, उसके सामने कोई ठहरता ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ
आप फिर सोचिए, विचार कीजिए कि हम क्या करें और किसको सपोर्ट करें, क्योंकि ये चंद दिन की बात है। ये जो मिलजुल के बना है ये चलने वाला नहीं है। इसमें कौन नेता बनेगा यार, कौन अटल केजरीवाल कहेगा मैं ही मुख्य प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ, और राहुल जी का तो कई सब पार्टी के लोग कहेंगे यही है भाई, और उधर ममता बनर्जी भी कहेंगी, और नीतीश और लालू तो पहले से दूर दूर हो गए, क्योंकि उनको लगा कि मेरा पत्ता साफ हो गया, मैं नहीं, नीतीश जी को लगा कि मैं नहीं आऊँगा। तो लीडरशिप अगर ये बाई चांस जीत भी गए तो इनमें वो मुश्किल पड़ेगी कि कौन खींचातान पड़ेगी कि एका हो ही नहीं सकता। मेरा तो यही अनुमान है भाई, मैं तो यही देख रहा हूँ, ग्रह इतने प्रबल हैं कि अगले इलेक्शन में एनडीए 401 यानी 400 से ऊपर सीट पाएगा। ये मेरा भी भविष्यवाणी है, आप नोट कर लीजिएगा कि जब तक मोदी चाहेगा तब तक मोदी को कोई हटा नहीं सकता। जिस दिन मोदी कहेगा आज मैं हटना चाहता हूँ वो हट जाएगा। तो मित्रों, मैं विदा लूँगा, नमस्कार।